हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो है एक ओरिजिनल मॉडल पेपर आप सभी लोगों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन पर आप सभी लोगों को मॉडल पेपर हल कराए गए हैं, लेकिन उन मॉडल पेपर में आप सभी लोगों के वो प्रश्न भी दिए गए हैं जो कि आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल मॉडल पेपर जो है अभी जो है यूपी एमएसपी साइट से पीडीएफ के फॉर्म में निकाला है, प्रिंट आउट भी निकाल लिया है और इसको मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। यदि आप इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से हल कर लेते हो तो आपको सारे चैप्टरों का एक बार जो है रिवीजन हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है और किस प्रश्न को हल करने में कितना समय आपके एग्जाम में लगने वाला है। ठीक है, इसलिए ये क्लास करना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों को इस पेपर की पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा और इसका संपूर्ण हल मैं आप सभी लोगों को कराने जा रहा हूं। अगर आप इसके संपूर्ण हल को समझ लेते हो, गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में ये समझ लीजिए कि 50% पेपर को हल कर लिए यहीं पर। ठीक है ना, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और यदि महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखना चाहते हो चैप्टर वाइज तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी लगभग में प्रश्न हल कराएंगे इनके अलग अलग चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो हैं वो भी आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको कहीं पर अलग जाने की जरूरत नहीं। चलिए, हम समय को लॉस नहीं करते हैं और तेजी के साथ क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगा, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका इंटरमीडिएट का जो है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है गणित का। ठीक है, और इसमें समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपका 100 अंकों का होगा। आप लोग अपना टारगेट बना के रखिए कि हमें 95 प्लस स्कोर करना है और आप कर लोगे। जितनी भी क्लासें मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ बस इन क्लासों को आप कर डालिए बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रारंभ में 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करें तो इस प्रश्न पत्र में कुल आपके 9 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको आगे के जो 5 प्रश्न होंगे 4 प्रश्न होंगे उनको बहुत तेजी के साथ सॉल्व करना होगा क्योंकि समय आपके पास बहुत कम एक तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न पहले के का नंबर में क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि fx बराबर 3x, fx बराबर 3x क्या है भाई, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r है। सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फलन जो है एकाएकी आच्छादक है, फलन बहु एक आच्छादक है। तीसरे ऑप्शन में दिया गया फलन एकाएकी परंतु आच्छादक नहीं। चौथे ऑप्शन में दिया गया फलन ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक है। तो एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एकाएकी के लिए एकाएकी और आच्छादक दोनों के लिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे आप लोगों को एकाएकी और आच्छादक प्रूव करना भी आ जाएगा। एकाएकी के लिए क्या होता है कि जो फलन दिया होता है, जैसे यहाँ पर फलन fx दिया गया है तो हम fx1 की वैल्यू निकालते हैं। fx1 की वैल्यू निकालने के लिए जो फलन दिया गया उसमें x के स्थान पर x1 पुट कर देते हैं तथा fx2 की वैल्यू निकालते हैं, यानी इसके इमेज की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका आ जाता है 3x2। अब एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं, fx1 की जो वैल्यू होती है वो fx2 के बराबर दिखाते हैं और जब x1 बराबर x2 हो जाता है तब हम कहते हैं कि फलन हमारा क्या भाई एकाएकी है। तो हमने fx1 बराबर fx2 दिखा दिया यहाँ पर। अब fx1 की वैल्यू है आपकी 3x1 और fx2 की वैल्यू है आपकी 3x2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 बराबर कितना हो गया x2। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, 3 से 3 वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कैंसिल मत कीजिएगा। ठीक है, x1 बराबर कितना हो जाएगा x2। ये कंडीशन आ गई, हम कह सकते हैं कि फलन हमारा क्या है भाई एकाएकी है। क्या है भाई, फलन हमारा एकाएकी है। अब यहाँ पर आच्छादक भी देख लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या करते हैं कि जो फलन दिया होता है, जैसे यहाँ पर fx फलन दिया गया है, fx फलन को हम क्या करते हैं मान लेते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं, हम फलन को fx के बराबर मान लेते हैं। फिर यहाँ पर जो fx की वैल्यू दी गई कितनी दी गई 3x बराबर y रख देते हैं और यहाँ से x बराबर y के फॉर्म में वैल्यू निकाल लेते हैं, y/3 आ जाती है। फिर जो x की ये वैल्यू आती है ये कहाँ पर रख देते हैं, इसी समीकरण में x का मान रखने पर क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं। x का मान रखने पर x का मान इसी में रखेंगे। fx बराबर आपका दिया गया 3x, इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण में x के स्थान पर जो ये मान आया है वो रखेंगे। यदि fx बराबर हमें y प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि फलन क्या हमारा आच्छादक है। तो fx बराबर यहाँ से देखिए पहले हमने fx बराबर y माना, हमने x की वैल्यू निकाल ली y के फॉर्म में। अब जो ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे
3x के स्थान पर कितना पुट करेंगे y/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया fx बराबर y। fx बराबर y मिल गया। यही चीज़ आपको क्या करनी थी भाई, ये चीज़ जो होती है ये आच्छादक के लिए होती है, यानी अगर ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो क्या है, आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। तो फलन एकाकी भी है, आच्छादक भी है। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में जो पहला विकल्प है कि फलन एकाकी आच्छादक, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दिया गया फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा डस्ट उठा लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है बहुविकल्पी यदि समुच्चय n में, यहाँ पर देखिए एक रिलेशन दिया गया है r इक्वल टू मंझला ब्रैकेट के अंदर दिया गया है a कामा b, है ना, सच दैट, यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या दिया गया है, a बराबर b-2, और दिया गया है कि जो b की वैल्यू है वो बड़ी है किससे भाई, 6 से, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन जो है, प्रदत्त संबंध जो है वो r है, ठीक है, यानी रियल नंबर है, और बोला जा रहा है ये रिलेशन है, प्रदत्त संबंध r है, ठीक है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 2,4, और जो ये नंबर हो वो वास्तविक संख्या में विलान करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3,8। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अभी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, देखिए क्या करना है। और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 6,8, और चौथे ऑप्शन में आपके दिया गया 8,7, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर आपको खुद ही दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर दिया गया रिलेशन कि जो आप यहाँ पर क्रमित युग्म a कामा b लिखते हो ना, तो जो a की वैल्यू है वो क्या है भाई, b-2 के बराबर है, यानी b की वैल्यू अगर 8 है तो a की वैल्यू 2 कम है, यानी 6 होनी चाहिए, इस तरीके से बोला गया है। और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई कि जो b की वैल्यू है वो क्या है, 6 से बड़ी है, यानी 6 से छोटी तो नहीं होनी चाहिए। तो 6 से छोटी यहाँ पर है तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। यहाँ पर 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी वैल्यू है ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसको चेक करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए 6 से बड़ी वैल्यू 8 है, तो ये वैल्यू जो a की वैल्यू b से 2 कम होनी चाहिए, तो b से 2 कम यहाँ पर 6 होना चाहिए, नहीं है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए b का मान 6 से बड़ा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब इस कंडीशन को a का मान देखिए, a जो है b-2 के बराबर है, तो b का मान अगर 8 है तो a का मान 2 कम है कि नहीं है बिल्कुल कम है, इसलिए ये जो आपका ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 3 की ओर। ग नंबर में क्या बोला जा रहा है, ग नंबर में बोला जा रहा है कि समाकलन, यहाँ पर समाकलन दिया गया है आपको x dx। हमें इस फलन का x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, और यहाँ पर 2 फलनों का गुणनफल के रूप में आपको फलन दिया गया है, तो खंडशः समाकलन करना है। खंडशः समाकलन करने के लिए सबसे पहले फलन को i के बराबर मानेंगे, यहाँ पर इसको फर्स्ट मानेंगे आइलेट सूत्र के अकॉर्डिंग, और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आइलेट में क्या होता है, ILATE, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है चरघातांकी फलन वो बाद में लिया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड माना है, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो पहला आपको फलन छोड़ना है, फिर समाकलन सेकंड का, फिर माइनस समाकलन चिन्ह के अंदर अवकलन करना है फर्स्ट फलन का, इंटू समाकलन ऑफ e की पावर x dx का, फिर ब्रैकेट लगा के इस पूरे फलन का x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। सभी को आता है। i इक्वल टू x हो गया, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, माइनस x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू x हम समाकलन कर देंगे। तो i इक्वल टू हमें मिल जाएगा x e की पावर x, आप देख सकते हो माइनस लगा दिया। देखिए e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में हम समाकलन करेंगे, e की पावर x हो जाएगा, प्लस c भी आप जोड़ सकते हो। i इक्वल टू इन दोनों में e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो x-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो समाकलन हो जाएगा वो e की पावर x ब्रैकेट के अंदर x-1, यानी ऑप्शन नंबर जो 3rd हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों का यहाँ पर समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, अधिक से अधिक मैं क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र, हूबहू ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आप इस पूरे प्रश्न पत्र को हल जरूर कर लीजिएगा। इसका जो PDF फॉर्म जो है मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले सीख लीजिए, उसके बाद जाकर वहाँ पर इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितने समय में आप इसको हल कर पा रहे हो। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घ नंबर, देखिए भाई घ नंबर में क्या बोला जा रहा है
कि अवकल समीकरण, मैंने कहा था कि एक कोटि और घात वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए घा नंबर में क्या बोला जा रहा है, घा नंबर में बोला जा रहा है कि अवकल समीकरण 2x² और बोला गया है d2y अपान में dx² और माइनस का 3dy/dx दिया गया है और प्लस का y = 0 दिया गया है। ठीक है, ये आपको एक अवकल समीकरण दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी कोट क्या होगी, यानी अधिकतम अवकलज। ठीक है, कितनी बार अधिकतम अवकलज इसमें है, 2 बार है, तो इसकी जो कोट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इसमें घात पूछता तो इसी अधिकतम जो कोटि है ना, या जो अधिकतम मैंने अवकलन किया है उसी की घात देखेंगे। इसकी घात 1 है तो इसकी घात हम 1 बोल सकते हैं। कोटि और घात निकालना मैंने आप सब लोगों को अच्छे से बताया है। कोट क्या होती है, जितनी अधिकतम बार उसका अवकलन करते हैं वही उसकी कोटि होती है। ठीक है, महत्तम अवकलज। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर अंगा नंबर। अंगा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर कोट 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अंगा नंबर बोला जा रहा है यदि सदिश, एक सदिश दिया गया है 2i प्लस j प्लस k है ना, और दूसरा सदिश दिया गया है, इसको हम वेक्टर a बराबर मान लेते हैं। दूसरा सदिश जो दिया गया उसको वेक्टर b बराबर मान लेते हैं। दिया गया है i माइनस का 4j और प्लस का लैम्डा k। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 2 सदिश आपको दे दिए गए हैं, ये बोला जा रहा है कि परस्पर लंब हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आप सभी लोगों को सदिश बीजगणित के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक क्लास में डिस्कस कर दिया है, और त्रिविमीय ज्यामिति के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सारे टाइप के क्वेश्चन को एक क्लास में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है, आप पूरी प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सदिश त्रिविमीय ज्यामिति से नहीं छूटने वाला है, ये मेरी आप सभी लोगों से गारंटी है, इसलिए आप क्लास को कर जरूर लीजिएगा। यहाँ पर 2 सदिश परस्पर लंब है, 2 सदिश जब परस्पर लंब होते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर कितना होता है भाई, 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो मल्टीप्लाई होता है वो ab cos थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखोगे, 90 डिग्री की वैल्यू cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 0 का गुणा ab से होगा तो ये 0 हो जाता है, इसलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मल्टीप्लाई 0 के बराबर दिखा देते हैं। वेक्टर a की वैल्यू कितनी है भाई, 2i प्लस का ये हो गया j प्लस का ये आपका हो गया k, डॉट लगाएंगे। वेक्टर b की वैल्यू कितनी है, i, और उसके बाद आपका दिया गया है माइनस का 4j प्लस का लैम्डा k। इसको मैंने 0 के बराबर दिखा दिया। अब i डॉट i का मल्टीप्लाई मैंने बताया कि 1 होता है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर गुणांक 1 है प्लस का, यहाँ पर माइनस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर गुणांक लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर 0। देखिए 2 से 4 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 उधर जाएगा, तो लैम्डा बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो अगर वेक्टर है वेक्टर b, 2 सदिश परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान कितना होगा भाई, 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आएंगे, बस इतना समझ कर रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले खंड की ओर। हमारा अगला खंड है प्रश्न संख्या 2, जिसमें सभी खंड करने हमें और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 1-1 अंक वाले। चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपका जो पेपर है मॉडल पेपर, इसको मैं 2 क्लासों में आपको कराऊंगा। जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न वो इस क्लास में करा दूंगा, जितने भी छोटे वाले हैं, और जितने भी बड़े वाले हैं वो अगली क्लास में मैं आप लोगों को करा दूंगा। क्लास आपको तुरंत मिल जाएगी, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बस अलग अलग क्लास में रहेगी बात। यहाँ पर देखिए दूसरे का नंबर, दूसरे का नंबर, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि जो ये दिया गया है, क्या दिया गया भाई, कॉट इनवर्स ये दिया गया माइनस का 1/√3। इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। संबंध एवं फलन चैप्टर में मैंने आपको बता दिया गया है कि अच्छे तरीके से बताया है कि संबंधों के प्रकार पर आधारित, सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक, इस पर आधारित एक क्वेश्चन आएगा। तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, इस पर आधारित एक क्वेश्चन आ सकता है। और एक ही अच्छादक से क्वेश्चन आएगा, और या तो फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार के एग्जाम में, तो मुख्य मान ही पूछा जाएगा, ये मान के चलिएगा आप। ठीक है, तो मुख्य मान के लिए हम क्या करते हैं भाई, आपको रेंज भाई आना बहुत जरूरी है। अगर रेंज नहीं आती तो मुख्य मान आप गलत सलत निकाल दोगे। तो रेंज मैंने आप सभी को बताया था, रेंज जरूर याद कर लीजिएगा। 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, 6 की रेंज याद कर लीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम y के बराबर मान लेंगे। तो कॉट y बराबर, कॉट इनवर्स इधर है उधर जाएगा, कॉट y हो जाएगा बराबर माइनस का 1 कितना हो जाएगा, √3। ये कॉट y बराबर, ये माइनस लगा रहने दो, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉट π/3, कॉट 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। बाहर माइनस लगा रहने दो, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉट वाई बराबर माइनस का, इसको देखिए आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई कि कॉट पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है। देखिए पाई माइनस थीटा का मतलब दूसरे चतुर्थांश में साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, तो दूसरे चतुर्थांश में कॉट तो होता नहीं, तो इसलिए माइनस कॉट थीटा को कॉट पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है। लिख तो आप पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन पाई प्लस थीटा लिखोगे तो जो इसकी रेंज होती है, ठीक है, मुख्य मान की जो रेंज होती है उससे फिर बाहर आप चले जाओगे, इसलिए वो मुख्य मान फिर नहीं रह जाएगा, कम से कम वैल्यू जो होती है वो मुख्य मान होती है। तो यहाँ पर कॉट वाई इक्वल टू, देखिए इसको आप लिख सकते हो कॉट पाई माइनस, ठीक है, थीटा के स्थान पर कितना है पाई बाई 3, ये मैंने किससे किया, इस सूत्र से किया है, ठीक है, माइनस कॉट थीटा के स्थान पर कॉट पाई माइनस थीटा मैंने रख दिया, थीटा के स्थान पर पाई बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा कॉट वाई इक्वल टू, देखिए इसको हल करोगे कॉट 3 पाई माइनस पाई, यानी आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यही इसका क्या हो जाएगा मुख्य मान हो जाएगा। ये इसकी रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है, आप देख लीजिए हल करके, ये हो जाएगा 3 6 18 6 दूनी 12 120 आ रहा है, जो कि इसके रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई शायद होती है इसकी रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज का आना बहुत जरूरी है मुख्य मान के लिए, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों का सॉल्व हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। पूरी मेहनत से मैं आप सभी लोगों को ये मॉडल पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए आप वीडियो को देखिए लाइक कर दिया करें, इतनी मेहनत करते हैं आप सभी लोगों के लिए, अच्छा लगता है जब आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे खा नंबर की ओर। खा नंबर में क्या बोला जा रहा है, दूसरे का खा नंबर देखते हैं भाई। दूसरे के खा नंबर पूछा जाता है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब सांतत्य एवं अवकल नियता के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने भी सॉल्व कराए थे, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, इसकी भी क्लास मिल जाएगी, तो वहां पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। सांतत्य एवं अवकल नियता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है। यहाँ पर फलन मॉड एक्स दिया गया है, चेक करना है कि एक्स बराबर 0 पर दिखाइए, चेक नहीं करना है, दिखाना है कि फलन सतत है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए मैंने बताया था कि जिस लिमिट पर हमें चेक करना होता है कि वह फलन सतत है या असतत है, तो हम क्या करते हैं, उस लिमिट पर पहले फलन की वैल्यू निकालते हैं, उस लिमिट पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, उस लिमिट पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है तब फलन उस दी गई लिमिट पर क्या होता है भाई, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर सबसे पहले मॉड एक्स की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। देखिए मॉड एक्स की परिभाषा क्या होती है, इसको पहले परिभाषित कीजिए। मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है जब एक्स लेस देन 0 होता है, और मॉड एक्स की वैल्यू जब प्लस एक्स होती है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये मॉड एक्स की भैया परिभाषा होती है। परिभाषा ही नहीं आएगी तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 पर अगर हम फलन की वैल्यू निकालें, यानी एफ एक्स की वैल्यू निकालें, तो x जब 0 के बराबर है तो फलन की वैल्यू किसके बराबर है भाई, x के बराबर है। और जैसे x के स्थान पर आप 0 पुट करोगे, यानी f0 की वैल्यू निकालोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए लिखोगे जब पूरी बात नंबर तभी पूरे मिलेंगे, आप स्टेप खा जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहले फंक्शन आप देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यानी लेस देन वाला देखेंगे, x लेस देन 0 है तो फलन आपका कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए, फिर इंटू में एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू भैया माइनस एक्स है, और जैसे x के स्थान पर 0 पुट करोगे ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। उसके बाद आप आर एच एल निकालोगे। आर एच एल के लिए पहले फलन देखोगे क्या डिफाइन है, आर एच एल के लिए फलन यानी ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 है तो फलन एफ एक्स का मान कितना है, x। इस पर भी आप आर एच एल निकालोगे तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी भाई, x है आर एच एल के लिए, तो x रख दिया मैंने, x के स्थान पर जैसे 0 पुट किया 0 आ गया। इस प्रकार हम यहाँ पर एक चीज़ देखने को पा रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू आई नहीं, x बराबर 0 पर जो फलन की वैल्यू आई वो भी 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई यानी एल एच एल की वैल्यू जो आई, और जो आर एच एल की वैल्यू आई, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है भाई, इक्वल है। और जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होती है, मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से बताया, तो फलन क्या होता है, फलन भैया आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, यानी सतत होता है। तो आप लिख सकते हो कि x बराबर 0 पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड x क्या है भाई, कंटिन्यूअस है। देखिए भाई पूरी बात लिखिएगा, ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है, ठीक है, लेकिन लगाने का तरीका आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर आप इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखना चाहते हो तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, इस सांतत्य एवं अवकल नियता की भी मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैराथन क्लास नहीं मिलेगी तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास जरूर मिल जाएगी।
चलिए फिर ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी की कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोगों की कमेंट मैं एक एक पढ़ता हूँ, आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। आप क्या कमेंट में लिखते हैं मैं सब देखता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जल्दी मैं आप सभी लोगों को ये प्रश्न पत्र हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ग नंबर में क्या बोला जा रहा है भाई? ग नंबर में बोला जा रहा है कि अवकल समीकरण क्या दिया गया है? अवकल समीकरण दिया गया है एक्स वाई d2y अपान में dx स्क्वायर, और दिया गया है प्लस का x और ये dy/dx का होल स्क्वायर दिया गया है, और माइनस का y और ये दिया गया है dy/dx इक्वल टू 0। ये दिया गया है आपसे बोला जा रहा है कि अवकल समीकरण की भाई कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि एवं घात दोनों बताना है। अभी मैंने बताया कि कोटि और घात पर आधारित क्वेश्चन आता ही आता है। तो कोट क्या होती है? अधिकतम अवकलज की घाती। तो अधिकतम अवकलज की घात यहाँ पर कितनी है? आप देखिए अवकलज 2 बार हुआ है तो कोटि 2 हो जाएगी। और उसके बाद घात की अगर बात करें तो बहुत लोग घात यहाँ पर 2 लिखेंगे, गलत हो जाएगा भाई। घात जो आपको निकालना है वो अधिकतम अवकलज की कोटि की घात दिखा, मतलब जो अधिकतम आपने अवकलज किया है, जिसे यहाँ पर 2 बार अवकलज हुआ है। अब इसकी घात देखिए कितनी है, इसकी घात 1 है तो ये घात होगी। ये नहीं कि यहाँ पर 2 देखकर आप लिख दोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इन बातों का देखिए ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अक्सर आप सभी लोग ऐसी बातों में आ जाते हो, गलत कर देते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर घ की ओर। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? x प्लस वाई आपको दिया गया है लेस देन इक्वल टू 4, और एक समीकरण दी गई है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y क्या दिया गया है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 समीकरण दी गई हैं। 3 समीकरण नहीं, ये आसमिकाएं हैं। हम क्या करते हैं जब किसी भी रैखिक प्रोग्रामल समस्या को हल करते हैं तो जो दी गई आसमिकाएं होती हैं उनको सबसे पहले हम समीकरणों में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए जो खाने आप बनाइएगा वो खाने आप जो है वो उसको देख कर बनाइएगा, ऐसे नहीं बनाइएगा। चलिए इसको अच्छे से खींच लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, आप सभी को पता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण ये दी गई है, एक समीकरण दी गई है x बराबर 0 और एक दी गई है y बराबर 0। आसमिका है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको पहले समीकरण में परिवर्तित कर लेंगे। ये x बराबर 0 y बराबर 0 ये इस बिंदु का मान लीजिए मान दिया गया है। अब इस समीकरण से पहले हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, हम एक डिब्बा बनाते हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि प्रोग्रामर की समस्या को हल करना, ठीक है। डिब्बा बना लेंगे भैया, यहाँ पर x लिख लेंगे, यहाँ पर y लिख लेंगे। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा? हमें 4 मिल जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतना करने के पश्चात मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर हमें बिंदु कितना मिला? बिंदु मिला हमें 0,4 और एक बिंदु मिला 4,0। पहले x अक्ष का निर्देशांक फिर y अक्ष का निर्देशांक। अब 0,4, अब हमका मतलब टिक लगाना है 4 तक, ठीक है। हमको मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप दूर दूर टिक लगा लीजिए। 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चूँकि यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं वो पॉजिटिव है, इसलिए इधर आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं भाई, इतने में बन जाएगा। देखिए पहला बिंदु दिया गया 0,4, तो 0,4 यानी x अक्ष पर कुछ नहीं चलना, y अक्ष पर 4 चलना है। तो ये बिंदु हो जाएगा 0,4, इसको आप ए पॉइंट नाम दे दीजिए। फिर 4,0 x अक्ष पर 4 चलना है, y अक्ष पर 0 चलना है, 4,0 ये बी पॉइंट नाम दे दीजिए। और इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। तो ये जो आपने रेखा खींची है, इस रेखा का समीकरण क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इस आसमिका का ये समीकरण। अब आपको यहाँ पर ये देखना है, देखिए छायांकित भाग पर ज़्यादा फोकस करना है। तो x प्लस वाई, मैंने आपको कहा था लेस देन के लिए, जब लेस देन का चिन्ह लगाओ तो आपको अंदर की ओर मतलब जो है छाया दिखानी है, और जब ग्रेटर देन दिया हो तो बाहर की ओर, ठीक है। तो चूंकि लेस देन दिया है, लेस देन का मतलब आपको अंदर की ओर ऐसे जो है लाइनिंग कर लेना है, तभी आपको छायांकित भाग पता चलेगा। इस तरीके से आपको पट्टी से छायांकित भाग कर लेना है, ठीक। उसके बाद अभी कोई और समीकरण दी होती तो उससे भी हम क्या करते,
एक रेखा खींचते और उससे भी हम इसी तरीके से छायांकित भाग निकालते। लेस देन होता तो अंदर की ओर, ग्रेटर देन होता तो बाहर की ओर छायांकित भाग दिखाते। फिर जो कॉमन एरिया होता उसके हम कोणीय बिंदु ज्ञात करते। उन कोणीय बिंदु पर हम क्या करते हैं, जेड का मान निकालते हैं, अधिकतम और न्यूनतम। अब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जेड बराबर 3x + 4y का हमें क्या निकालना है, हमें अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ पर हम एक डिब्बा बना लेते हैं भाई, छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कोणीय बिंदु। क्या लिखते हैं भाई, कोणीय बिंदु। अब चूंकि दूसरी समीकरण है नहीं तो इसके द्वारा जो है ये एरिया भैया घिर रही, ये एरिया, तो इसका 1.0,4 है वो ले लेंगे, 1.4,0 है ये ले लेंगे, 1.0,0 है। इन तीन कोणीय बिंदुओं के द्वारा ये एरिया घिर रही है। तो हमें जेड बराबर किसका मान निकालना है, जेड बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण निकालना है। चलिए निकाल लीजिए। जेड का मान किस बिंदु पर अधिकतम आएगा, 0,4 रखोगे तो ये 4 चौक 16 यानी 16 आ जाएगा, और जब 4,0 रखोगे तो 12 आ जाएगा, और 0,0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। अधिकतम मान किस पॉइंट पर आ रहा है, 0,4 पर आ रहा है। आपको अधिकतमीकरण ही निकालना था, अधिकतम मान। अगर न्यूनतमीकरण की बात करता तो ये वाला बिंदु हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः, नई लाइन से लिखोगे अतः कि 0,4 पर जेड का मान क्या है, अधिकतम है। बस इतना आपको कर देना है, बस प्रश्न में आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए रैखिक प्रोग्रामन की समस्या सॉल्व करने के लिए आपको बस क्या करना है, जो समीकरण दी गई उनको समीकरणों में परिवर्तित करना है। उसके बाद बिंदु निकाल लेना है, बिंदु से आपको रेखा खींच लेना है। उसके बाद छायांकित भाग दिखा देना, अभीष्ट जो छायांकित भाग आएगा उसके कोणीय बिंदु प्राप्त कर लेना है। कोणीय बिंदु प्राप्त करने के पश्चात उन बिंदुओं पर आपको जेड का मान निकालना है। जिस कोणीय बिंदु पर जेड का मान अधिकतम आएगा वो अधिकतमीकरण हो जाएगा, जिस कोणीय बिंदु पर जेड का मान न्यूनतम आएगा वो न्यूनतमीकरण हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। देखिए लाइट आती जाती रहती है, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब हम देखेंगे तो मैं आप सभी को पेपर भी नहीं हल कर पाऊंगा, ठीक है। अगर इतना सब हम देख के चलेंगे तो फिर शायद पेपर भी पूरा ना हल हो पाए। पूरा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर, आपका एग्जाम बहुत करीब है आपके, ठीक है। इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्लास का जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा अंगा पार्ट है। इसमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिया गया है 7/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 9/13 और यहाँ पर दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया, कितना दिया गया भाई, 4/13। आपको क्या निकालना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। जिस आप सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने प्रोबेबिलिटी की एक महत्वपूर्ण क्लास प्रोवाइड की है, उसी महत्वपूर्ण क्लास से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन आएंगे। इसी मॉडल पेपर में देख लीजिए, एक क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन आ गए हैं इसमें। देखिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी थी, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में जो बटे में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बटे में बी ए होता तो ए लिख देते बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू है 4/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 4/9 जो हो जाएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन तो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 से आपके जो है 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब देखिए 2 नंबर के क्वेश्चनों में कितना समय आपको देना है, 3 का नंबर। 3 के का नंबर में बोला गया है कि यदि ए इक्वल टू समुच्चय के अंदर 1, 2 एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट दिए गए हैं तथा एक समुच्चय बी दिया गया है। समुच्चय बी के अंतर्गत आपको एलिमेंट दिए गए हैं 3, 4, ठीक है, 2 एलिमेंट दिए गए। ए और बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संबंधों की संख्या का सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है, 2m × n। m क्या होता है, m वह संख्या होती है जो समुच्चय a में मतलब कितने अवयव हैं, कहने का मतलब ये है। तो जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर, समुच्चय a में 2 अवयव हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे क्योंकि m और n के बीच में गुणे का संबंध है। फिर n जो होता है वो समुच्चय b में अवयवों की संख्या होती है, तो वो कितना है भाई, 2 है। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 दूनी 4 और 2 की पावर 4 का मतलब 16। संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। बस क्या करना था, इसमें आप सभी लोगों को सूत्र आना चाहिए बस, ठीक है। संबंधों की संख्या निकालने का सूत्र आना चाहिए, 2 की पावर mn होता है।
क्लियर हुई इतनी बात की नहीं हुई? चलिए बढ़ते हैं। ये 2 अंक का क्वेश्चन था, पूरे पूरे अंक आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा यहाँ पर, आधा भी नंबर नहीं कटेगा। खा नंबर में दिया गया है y इक्वल टू अवकल समीकरण। जब अवकल समीकरण के मैंने जब महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सॉल्व कराए हैं तो उसमें मैंने ये प्रश्न यहाँ पर सॉल्व भी कराए हैं। लगभग जितने क्वेश्चन यहाँ पर है, 2-4 क्वेश्चनों को छोड़कर जितने प्रश्न आपके यहाँ पर इस पेपर में आए, सारे मतलब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। ठीक है, आपके पेपर में भी जो प्रश्न आने वाले हैं, बस आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसकी सभी क्लासें कर डालिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू दिया गया है, क्या दिया गया है, a sin x प्लस का b cos x। ये अवकल समीकरण दी गई, ये अवकल समीकरण नहीं समीकरण है। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है d2y बाई dx स्क्वायर, है ना, और प्लस का y बराबर 0। बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है भाई। तो मैंने बताया था कि जिन प्रश्नों को सिद्ध करना होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर d2 बाई dx स्क्वायर, ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमें इस समीकरण का 2 बार अवकलन करना है। चलिए 1 बार अवकलन करेंगे, क्योंकि वैसे भी 2 यहाँ पर अचर पद, तो 2 बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा। dy बाई dx बराबर हो जाएगा a sin x का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, cos x हो जाएगा, प्लस इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसका यूज होगा अभी। फिर b अचर पद वो बाहर जाएगा, cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का sin x, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, इसको आप समीकरण 2 मानिए। यहाँ पर लिखिएगा पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा a cos x का अवकलन कितना होता है भैया, माइनस का sin x, माइनस लगा दिया है, और माइनस लगा है b sin x का अवकलन कितना होता है भाई, cos x होता है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर हुई इतनी बात की नहीं क्लियर हुई? अभी जो प्रूव करना वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपका देखिए हो गया d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में बच जाएगा a sin x और प्लस का b cos x। आप यहां पर ध्यान से देखिए भाई, पसीना बहुत निकल रहा है, आप यहां पर ध्यान से देखिए, a sin x प्लस b cos x ये y के बराबर है समीकरण 1 से। तो यहां पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस, ये किसके बराबर, y के बराबर, y इधर आ जाएगा तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी प्लस का y बराबर 0। आपको इस क्वेश्चन में यही चीज भाई प्रूफ करनी थी। ठीक है, देखिए अवकल समीकरण का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, उसमें जितने अचर पद हो आपको उसका उतनी ही बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो अवकल समीकरण बनेगी। ठीक है, यानी वो समीकरण जो है वो अवकल समीकरण बनेगी तभी। चलिए फिलहाल ये हमारी इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट था, खा नंबर, है ना। चलिए बढ़ते हैं। ये 2 नंबर वाले हम सारे प्रश्न आज सॉल्व जरूर करा देंगे, 5 नंबर और 8 नंबर वाले इसके दूसरे वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, समय चाहे जितना लगे। बढ़ते हैं अगले तीसरे के ग नंबर की ओर। तीसरे के ग नंबर में दिया गया है कि सदिशो आई, देखिए तीसरे के ग पार्ट में दिया गया है सदिशो आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये एक सदिश दिया गया है, और इसको मान लेते हैं वेक्टर a बराबर, ये सदिश थी। वेक्टर b बराबर मान लीजिए कौन सा सदिश दिया गया है आपको, 3i कैप प्लस का 2j कैप, ओ सॉरी माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, के बीच का कोण निकालिए। 2 सदिशों के बीच का कोण हमने सूत्र बताया cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान में वेक्टर a का परिमाण इंटू में वेक्टर b का परिमाण। तो cos थीटा बराबर वेक्टर a की वैल्यू कितनी भाई, i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, b वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, अपान में आ जाइए अंडर रूट, इसका मान निकालना है। ठीक, इसका मान निकालने के लिए i के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अंडर रूट इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो cos थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा i, और यहाँ पर गुणांक 3 है, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, -2 का गुणा प्लस का 4 हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 3 बटे में ये अंडर रूट 14 हो जाएगा, और ये भी अंडर रूट 14 हो जाएगा। आप देख लीजिए 9 4 13 14, 9 4 13 14, ठीक है ना। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10, और बटे में अंडर रूट 14 को गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14। cos थीटा बराबर कितना हो गया 5/7।
आपको यहाँ पर इस प्रश्न में ये बोला जा रहा था कि कोण ज्ञात कीजिए। कोण तो भैया थीटा है ना, तो थीटा बराबर आपको निकालना ना कि कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा निकालोगे तो कोज्या हो जाएगी, आपको थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 5/7। यही आपका कोण हो जाएगा, दो सदिशों के बीच का यही आपका कोण हो जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना है दो सदिशों के बीच का कोण। तो ये था हमारी इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 का गा पार्ट। चलते हैं घा पार्ट को सॉल्व करते हैं। घा पार्ट में क्या दिया गया है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपने सारी क्लासें की हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्ले लिस्ट कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में, इन सारी क्लासों को यदि आपने कर लिया तो 95+ पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, घा नंबर, तीसरे का घा नंबर बोला जा रहा है कि गणित के एक प्रश्न, अभी इस टाइप का प्रोबेबिलिटी में मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, लेकिन आप कर लोगे, मैंने इतना आप सभी को बता भी दिया है। 2 क्लासें प्रोबेबिलिटी की आपको प्रोवाइड की है मैंने, अभी 1 क्लास और मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बता दूंगा। गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी A, B, C को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावना है, प्रायिकता, संभावना का मतलब प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए के द्वारा, ठीक है, ए के द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वो 1/4 है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता याद कीजिए। तो देखिए हल किए जाने की प्रायिकता निकालना, तो 1 माइनस ना हल किए जाने की प्रायिकता। तो सबसे पहले सबकी अलग अलग हम निकाल लेते हैं ना हल किए जाने की प्रायिकता। तो ए के ना हल किए जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/2। आप सभी को मैंने सूत्र बताया है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं तो 1 माइनस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, अगर किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता, बस वही सूत्र लगा रहे हैं। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो ना घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ हम बी बार की वैल्यू निकालेंगे, यदि घटना बी के ना घटित होने की प्रायिकता तो 1 माइनस 1/3, ये आपकी हो जाएगी 2/3। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ हम सी बार की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता याद कीजिए। तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता, किए जाने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस इन सबके द्वारा न हल किए जाने की प्रायिकता का गुणनफल 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4। हल ना किए जाने की प्रायिकता 1 माइनस न हल किए जाने की प्रायिकता बराबर हल किए जाने की प्रायिकता। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1/4 यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने इस मॉडल पेपर के प्रश्न 4 की ओर। इसमें आपको 4 खंड दिए गए हैं, ठीक है। एक खंड मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा भाई, एक खंड सिर्फ, ठीक है ना। कितना समय हो गया है, 38 मिनट का समय हो गया है। मैं चाहता हूं कि 40 से 45 मिनट में आपके 4 प्रश्न हल हो जाएं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगले वीडियो में आप सभी को सॉल्व करा देंगे। देखिए यहाँ पर चौथे का पार्ट दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x माइनस का 3 r पर एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन की मैंने पहली ही क्लास प्रोवाइड की, उसको जिसने देखा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। आपको क्या करना होता है, इसका एक बार अवकलन ज्ञात करना होता है, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब चूंकि f' की वैल्यू जो है वो क्या है भाई, बड़ी है, ठीक है, 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी होती है तो फलन क्या होता है भाई, वर्धमान होता है। फलन क्या होता है, वर्धमान होता है। अब ये बताने की भी ज़रूरत ना पड़ जाए कि ये भी आपको बताना पड़ जाए, मैंने आपको अच्छे तरीके से भाई इसको बताया था, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। खा नंबर में देखिए क्या दिया गया है।
खा नंबर में दिया गया है कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब सदिश बीजगणित की महत्वपूर्ण क्लास बताई है, मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास बताई है, तो उसमें ये मैंने बताया था। उसमें दूसरे टाइप से ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें थोड़ा दूसरे टाइप से पूछ लिया गया है। इसमें आपको लिख दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आपको क्या निकालना है, एक लंबवत मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब एकांक सदिश। तो एकांक सदिश निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, इसका मान रखिएगा, और बटे में मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अगर आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकालना है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकाल लीजिएगा और बटे में इसका मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए का मान कितना दिया गया है, वेक्टर ए का मान आपको यहाँ पर दिया गया है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, और वेक्टर बी का मान कितना दिया गया है, वेक्टर बी का मान दिया गया है आई कैप प्लस का 2 कैप और प्लस का 3 कैप, ये तो दिया गया है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकाल सकते हो, वो यहाँ पर रख दीजिएगा, और जो आएगा जैसे आपने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकाल लिया, 2i कैप हो जाएगा और 3j कैप हो जाएगा प्लस 4k कैप हो जाएगा। ये मान उठा के अब इसको रब कर देते हैं, इसी तरीके से ये निकाल लीजिएगा। अब ये मान रख दीजिए 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप और बटे में इसका मापांक, माड का मतलब मापांक, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 4 कितना हो जाएगा 29। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप, ठीक है, प्लस का 4k कैप और बटे में √29। ये आपका हो गया इसका मात्रक क्या भाई सदिश। मात्रक सदिश की परिभाषा सभी लोगों ने पढ़ी थी। ए कैप बराबर क्या होता था, वेक्टर ए अपान में मॉड वेक्टर ए। अब यहाँ पर इसका मात्रक सदिश निकालना था, इसलिए इन दोनों का पहले सदिश निकाल लिया जोड़ करके, उसके बाद इसका मापांक निकाल लिया। क्लियर हुई इतनी बात की नहीं हुई? चलिए क्लियर हो गई होगी एकदम 100%। बढ़ते हैं गा नंबर की ओर, है ना। चलिए देखते हैं भाई चौथे के गा पार्ट की ओर। बहुत फास्ट मैं आप सभी लोगों को हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए गा नंबर में क्या बोला गया है, चौथे के गा पार्ट में यहाँ पर बोला गया है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दी गई। वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर दिया गया है i माइनस का जे कैप प्लस का k कैप। ठीक है, आपको क्या निकालना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भैया मैं बता दूं, सूत्र मैंने बताया था आपको, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में, मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए आई लिखते हो और उसके बाद यहाँ पर जे कैप लिखते हो, यहाँ पर के कैप लिखते हो। यहाँ पर आई का गुणांक 3 है, जे का गुणांक 1 है, के का गुणांक 4 है, आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -1 है, के का गुणांक 1 है। उसके बाद आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर आई कैप, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस के चिन्ह के साथ होता है, ये कॉलम ये रो आपका छूट जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस लगाते हैं, 4 1 कम 4, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का के कैप। ठीक है, अब ये नीचे ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, माइनस 4 1 कम 4 हो जाएगा, प्लस का सॉरी यहाँ पर के कैप में जे कैप होगा, फिर के कैप लगाएंगे, फिर ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, 3 1 कम माइनस का 3 माइनस सूत्र वाला 1 1 कम 1। इसको हल कर लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 1 5 आई कैप और प्लस का 3 से 4 गया, माइनस का जे कैप हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए क्रॉस बी आया है इसका मापांक निकाल लीजिए। तो मॉड वे ए क्रॉस बी का मान निकालोगे तो √5 का स्क्वायर 25, जे का गुणांक 1 1 का स्क्वायर 1, 4 का -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, √42 हो जाएगा, √42। यही क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप सभी लोगों को निकाल लेना है भाई, ठीक है ना। लेकिन गर्मी बहुत है, फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, फिर बहुत बेकार लगता है, आप क्या करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं चौथे का घा पार्ट। इस तरीके से आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना जब उसकी संलग्न भुजाएं दी जाएं। अब भाई घा नंबर आप सभी लोग कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने आप सभी को सॉल्व किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है, पी के बराबर दिया गया है। पहले आप सूत्र लगाइएगा, कौन सा भाई,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पहले निकाल लेना, उसके बाद वहीं पर आपको पी का मान पता चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी का मान वाला सूत्र लगा करके, ठीक है ना। ठीक है, जो भी सूत्र लगेगा फिर लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप सभी का होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी लोगों को इस प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। और अगर उस क्लास को देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप 5 अंक और 8 अंक वाला प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हो, ये आप सभी से वादा है मेरा, ठीक है ना। चलिए, आपको हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि लाइट तो भाई साथ दे नहीं रही है, ठीक है। आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।